किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह पहल आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। इस सीरीज का दूसरा विषय है इतिहास, और इतिहास के तहत पहला टॉपिक है ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास। तो आइए सबसे पहले इसके पहले खंड को देखते हैं। इसका नाम है कंपनी के शासन में संवैधानिक विकास। इसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से देखी जाती है। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण का प्रारंभ हुआ। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। कुछ मामलों में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया और गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्य शामिल किए गए। इन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश शामिल हैं। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को प्रतिबंधित किया गया। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत पहली बार कंपनी के अधीन प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। ब्रिटेन में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सिविल, सैन्य और राजस्व संबंधी मामले सौंपे गए। वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम वाणिज्यिक गतिविधियां देखना था। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उनकी 3 सदस्यों वाली परिषद के द्वारा देखा जाता था और इसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को पूर्ण रूपेण बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब अगला है चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया, जिसमें चाय का व्यापार यथावत बना रहा। कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी बना रहा। भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अनुमति दी गई। कंपनी की आय से शिक्षा के लिए कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस कड़ी में अगला है चार्टर एक्ट 1833। इसके तहत भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य यानी अस्थायी सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया और मैकाले पहले विधि विशेषज्ञ बने। भारतीय कानून को संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से विधि आयोग का गठन किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में भारतीयों से समानता का व्यवहार किया जाना तय किया गया और भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अगला है चार्टर एक्ट 1853। इसमें निम्न बातों को शामिल किया गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी से भारत का शासन ले सकती है। नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टर्स का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य को कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। सिविल सेवा को अब परीक्षा आधारित बनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई और कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो का अधिकार दिया गया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत सचिव का पद बनाया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। तो चलिए अब देखते हैं इस कड़ी का अगला खंड, जिसका नाम है भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास। तो इसके तहत देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को। इसमें कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य को बढ़ाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जो कि कैबिनेट सिस्टम का आधार बनी। विधान परिषद की स्थापना की गई और केंद्र में विधि निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई और 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य नामित किए गए। बम्बई और मद्रास को उनकी विधिक शक्तियां वापस दी गईं। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत सेंट्रल काउंसिल में अधिकतम 22 सदस्य रखे गए, जिनमें 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य थे। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 रखी गई। केंद्र और प्रांतों में परिषदों के आकार और कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई। पहली बार चुनाव का प्रयोग किया गया, हालांकि इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके तहत बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, साथ ही प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार। इसके तहत कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को रखने की व्यवस्था की गई और पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की व्यवस्था की गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस का अधिकार भी दिया गया, साथ ही प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी दिया गया। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा खंड, यानी उत्तरदायी सरकार का विकास। भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके तहत निम्न बातें शामिल की गईं। केंद्र के कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसे आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में कुछ ढीलापन दिया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों एवं यूरोपियों को भी पृथक नेतृत्व प्रदान किया गया। प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत पहली बार संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त किया गया और स्वायत्त सरकार की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था भी की गई। इसमें बर्मा यानी म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसमें संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। इसके तहत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गईं। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत भारतीयों और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को अपने संविधान बनाने की अनुमति दी गई। 15 अगस्त 1947 को प्रादेशिक शासन इकाइयां भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। इसके तहत ब्रिटिश सम्राट का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त किया गया। भारत राज्य सचिव का पद भी समाप्त किया गया और इसका कार्य राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव यानी सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दिया गया। Hello everyone and welcome to the Learn Services. In this video I am going to talk about land revenue system of British in India. Okay, so there are several kind of land revenue system was there, like Jamindari, Mahalwari and Rayatwari. So I will talk about these things one by one. Okay, so let's go. So first let's see about the land revenue system before British rule. Okay, so during kingship land was divided into Jagirs. Okay, Jagirs. And Jagirs were allotted to Jagirdars. So Jagirdars were the holders of Jagirs. These Jagirdars split the land they got and allocated to subordinate Jamindars. Okay, so Jamindars, they allocated the land to Jamindars, and then Jamindars made peasants cultivate the land. In return, collected part of their revenue as tax. So there was a chronology like Jagirs, Jagirdars, then Jamindars, and then peasants. Okay. So 3 level was there. Now let's talk about land revenue system of British in India. So British mainly adopted 3 types of land revenue system. So first one was permanent settlement. It is also called as Jamindari system. Permanent settlement is also called as Jamindari system. So it was roughly 19% of the total area under British rule. So this is, you have to remember this one. This is very important, like Bengal, Odisha, Bihar and Benares. You can remember this one like triple B's, like Bengal, Bihar and Benares. Bengal, Bihar and Benares, and then Odisha.
So Bengal, Bihar, and Odisha were the reason. Bengal, Bihar, Benares, and Odisha were the reason where permanent settlement was implemented. And Rayatwari system was it covered approximately 51% of the area. Okay. So Rayatwari system covered approximately 51% of the area, and these were Assam, Bombay, and Madras presidency. So these two are important. So please remember this one. Bombay and Madras presidency was covered under the Rayatwari system, and Meherwari system covered 30% of the area under British rule, and major parts of Northwest Frontier Province, Central Provinces, and Punjab area. Northwest Frontier Province (NWFP) is the Pakistan area. So this is you need to know about that. Now let's talk about Jamindari settlement. It was introduced in Bengal, Bihar, Odisha, and Banaras. So this is, you have to remember, Bengal, Bihar, and Benares. So Bengal, Bihar, Benares, these are in chronology, and then Odisha. Okay. So triple B is with Odisha by Lord Cornwallis. So Lord Cornwallis introduced this in 1793, and John Soar planned the permanent settlement. So who planned the permanent settlement? John Soar, but it was introduced under Lord Cornwallis in 1793. Okay. Under the permanent settlement, Jamindars were recognized as the owners of the land, and the amount of revenue that the Jamindars had to pay was fixed, and it was decided that it won't be raised for the given period of time. So that was the condition. The Jamindars had to pay 10 by 11th part, or 89% of the revenue collected to the East India Company, okay, while keeping the rest 1 by 11th or 11% of the revenue for himself. So that was the condition out there, 10 by 11 and 1 by 11. So the Jamindars were free to fix the rent, and that was the biggest problem, because sometime peasant had to suffer. And the Rayas were considered tenants. Okay, so cultivators were considered as a tenants and tillers of soil. Okay. Under permanent settlement, Jamindars lost their administrative and judicial function. So this is very important thing, you need to remember this one, that Jamindars lost their administrative and judicial function, and they were performed by the company now. Earlier, Jamindars used to perform the function of administrative and judicial. Okay. If Jamindar did not pay the fixed amount, his property was seized and sold, leading to ruin to the Jamindars. Okay. So this is about Jamindari system. It was implemented in Bengal, Bihar, Benares, and Odisha by Lord Cornwallis, and it was planned by John Soar. Okay. Now let's talk about Rayatwari system. It was introduced in Bombay and Madras presidency. So please remember this one. Bombay and Madras presidency have followed Rayatwari system with Assam and Berar. So Berar is the region of Maharashtra. So it was started in 1792 by Colonel Reed. But Sir Thomas Munro improvised the system in 1820 in Madras. This was first time in Madras in 1820. So it was during the term of Lord Hastings. So it was Lord Hastings was the governor at that time. Since there were no Jamindars in South India, the company recognized the peasant as the proprietor. Under the Rayatwari system, a direct settlement was made between the government and the Rayat. So no Jamindars like that. So there was directly government to Rayat. Okay. The revenue was fixed for a period from 20 to 40 years, where every individual was responsible for the payment of revenue. So the revenue was fixed on the basis of quality of the soil and the nature of crop. It was based on the scientific rent theory of economist Ricardo. So you can remember this one, that this revenue system was fixed on the theory of economist Ricardo. The revenue rates of Rayatwari system were 50% where the lands were dry and 60% in irrigated land. So it was huge, but this was a system in Rayatwari system during British time. Okay, so it was started in 1792 by Colonel Reed, but Sir Thomas Munro improvised the system in 1820 in Madras, and it was during the term of Lord Hastings. Okay. Now let's talk about the Meherwari system. So in 1833, the Meherwari system was introduced under the William Bentinck. Okay, under the William Bentinck, Meherwari system was introduced. This was basically a modified form of Jamindari system introduced in the Ganga Valley, Punjab, and Northwest Frontier Province, parts of Central India. So this was introduced in the Ganga Valley, Punjab,
Northwest Frontier Province, it means is area of Pakistan, parts of central India. It was started by Holt Mackenzie. Okay, but you have to remember this name, William Bentinck. It was introduced in the time of William Bentinck. So under this system, a basic unit of revenue settlement was mahal. So mahal means village. Okay, so this was the basic unit of revenue settlement. The village land belongs jointly to the village community. They were responsible for the payment of revenue. So entire land of mahal was measured at the time of fixing the revenue. So this is about Mahalwari system. So Mahalwari system was introduced in the area of Ganga Valley, Punjab, Northwest Frontier Province and parts of central India. It was introduced under William Bentinck, and who started this? Holt Mackenzie. Okay, so this is about Mahalwari system. Now let's talk about land reforms in India after independence. So Zamindari Abolition Act was passed by UP, Tamil Nadu, Bihar, Madhya Pradesh and many other states. Surplus lands were confiscated from Jamindars. Okay, so this is Zamindari Abolition Act. Later Land Ceiling Act was passed by different states, fixing an upper limit for private land holding of a family. So this is about Zamindari Abolition Act, Land Ceiling Act. So that's all about British land settlement policies. So that's all for now. Thank you so much. और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे जो पहला यहाँ पे संगठन का नाम है वो है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का जो संस्थापक है फ्रेंड्स वह है राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि आत्मीय सभा संगठन का जो है संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। और ये कब हुई थी फ्रेंड्स? 1815 में। याद रखिएगा 1815 में इसकी स्थापना हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1828 में। ये ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1828 ईस्वी में किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने दो संगठन जो प्रमुख संगठन है आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, दोनों का ईयर भी याद रखिएगा। अगला आता है फ्रेंड्स तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वह हुई थी 1839 में। ठीक है, और किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना हुई थी 1839 में, और स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स प्रार्थना समाज। ठीक है, आगे कौन सा आ जाता है आप लोगों के लिए? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वह हुई थी 1867 ईस्वी में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। अगला है फ्रेंड्स आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। ठीक है, किसका? आर्य समाज का। ठीक है, सरस्वती दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर एक बार कर दीजिए। ठीक है, अगला आता है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, अगला है फ्रेंड्स सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में। और किसने की थी स्थापना? तो ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? 1873 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विश्व भारती। विश्व भारती जो है 1912 में स्थापित हुआ था विश्व भारती का, और किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा विश्व भारती की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स 1912 में, किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला आता है इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। ठीक है,
1939 में हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और ये कब और किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी बहुत बार, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए। अगला है फ्रेंड्स स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या आता है फ्रेंड्स। अगला है होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। किसने की थी? तो एनी बेसेंट और तिलक ने की थी। ठीक है, तिलक ने की थी और एनी बेसेंट ने की थी होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1876 में हुई थी। इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1876 ईस्वी में की। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। याद रखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की 1915 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत संघ। तो भारत संघ की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1876 ईस्वी में, और किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। याद रखिएगा, भारत संघ की स्थापना सन 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। ठीक है, चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है। अगला आता है आप लोगों के लिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब? 1905 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कब? 1913 में। याद रखिएगा इसे भी, गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। अगला है फ्रेंड्स मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां दोनों ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां 1906 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु के द्वारा स्थापित किया गया था 1919 में। ठीक है फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा 1919 में। ठीक है, अगला आ जाता है फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज का गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, और ये किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में किया था। अगला और अंतिम में फ्रेंड्स कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के जो है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको टॉप 20 संगठन। To get regular updates, subscribe to our channel and click on the bell icon. Hello friends, I'm Dipali Shah from ExamBin. In this video, we would be looking into some of the socio-religious reform movements in India along with its founder, year and place of origin. Before getting started, do not forget to subscribe to our channel to get the regular updates. So, let's get started. Young Bengal Movement. The founder of the Young Bengal Movement was Henry Louis Vivian Desrosiers. It was founded in the late 1820s in Calcutta. Young Bengal Movement was started by Sir Henry Louis, who was the teacher of the Hindu College. The supporters of the Young Bengal Movement were influenced by the ideals of the French Revolution.
They preached the ideals of liberty, equity, and fraternity. Derosio's teaching questioned the existing superstitions and age-old belief. He taught his followers to live and die for the truth. They emphasized on the female education and rights of a woman. They supported the freedom of press and favored better treatment of the Indian labor abroad. Brahmo Samaj. The Brahmo Samaj was founded by Raja Ram Mohan Roy in the year 1828 at Calcutta. Brahmo Samaj is a religious movement founded by Raja Ram Mohan Roy in 1828. The Brahmo Samaj believed in the existence of one God who is omnipresent and omniscient. It condemned some of the evil practices of Hinduism like caste system, sati, child marriages, etc. Brahmo Samaj evoked issues that were common to all people around the Indian subcontinent. The Brahmo Samaj has played a significant role in the Renaissance of India. The roots of much of the modern thinking can be traced back to the Brahmo Samaj. Aligarh movement. The Aligarh movement was founded by the Syed Ahmad Khan in the year 1857 at Aligarh in Uttar Pradesh. The movement was started by Sir Syed Ahmad Khan to educate the Muslims of the Indian subcontinent after the defeat of the rebels in the Indian Rebellion of 1857. It had enormous successes and had a profound impact on the future of the subcontinent. In 1875, Syed Ahmad Khan founded the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh as a center for spreading Western sciences and culture. Later on, this college grew into the Aligarh Muslim University. Radha Swami movement. The Radha Swami movement was founded by the Shiv Dayal Singh in the year 1861 at Agra. Radha Swami movement was founded in 1861 by Shiv Dayal Singh of Agra, who is a banker by profession. He was also popularly known as Tulsi Ram or Swamiji Maharaj. The Radha Swamis believe in one supreme being, the supremacy of the Guru, who is a company of the pious people, which means satsang and simple social life. They believe that there is no need to renounce the worldly life for spiritual attainments. They further hold that all the religions are true. The section recognizes no temples, shrines, or sacred places. Works of faith and charity, the spirit of service and prayer are laid down as necessary duties. Prarthana Samaj. It was founded by Dr. Atmaram Pandurang in the year 1867 at Bombay. The Prarthana Samaj was founded in 1867 in Mumbai by Dr. Atmaram Pandurang as an offshoot of the Brahma Samaj. It was later joined by the M.G. Ranade and M.G. Bhandarkar. It aimed at removing the evil social customs. It preached the worship of the one God and tried to free religion of the caste system and the priest domination. Arya Samaj. It was founded by Swami Dayananda Saraswati in the year 1875 at Mumbai. Arya Samaj is a Hindu reform movement in India that was founded by Swami Dayananda in 1875. Swami Dayananda Saraswati rejected all the non-Vedic belief. Arya Samaj condemned the idolatry, animal sacrifices and ancestral worships. It also was opposed to the ideas of pilgrimage, offerings made in temple, the caste system, untouchability and child marriage. The primary aim of the Arya Samaj is to do good for all, that is, promote physical, spiritual and social well-being. Now, the Arya Samaj has set up schools and missionary organizations and extended its activities outside India. Ramakrishna Mission. The Ramakrishna Mission was founded by the Swami Vivekananda in the year 1897 at West Bengal. Ramakrishna Mission is a humanitarian organization founded by the Sri Ramakrishnan Paramahamsa's chief disciple Swami Vivekananda in 1897. The aims and ideals of the mission are purely spiritual and humanitarian and has no relation with the politics. The principles of Karma Yoga in Bhagavad Gita are one of the main sources of inspiration for the Ramakrishna Mission. The mission conducts extensive work in healthcare, disaster relief, rural management, tribal welfare, elementary and higher education and culture. The headquarters of the Ramakrishna Mission is at Belur Math near Kolkata. Servants of India Society. It was founded by the Gopal Krishna Gokhale in the year 1905 in Maharashtra. The Servants of India Society was formed in Pune, Maharashtra on June 12, 1905 by Gopal Krishna Gokhale, who left the Deccan Education Society to form this association.
Along with him were a small group of educated Indians as Natesh Appaji Dravid, Gopal Krishna Deodar and Anand Patwardhan, who wanted to promote social and human development and overthrow the British rule in India. The society organized many campaigns to promote education, sanitation, healthcare, and fight the social evils of the untouchability and discrimination, alcoholism, poverty, oppression of women, and domestic abuse. The publication of the Hitwada, the organ of the society in English from Nagpur, commenced in 1911. Social Service League. It was founded by the Narayan Malhar Joshi in the year 1911 at Mumbai. Narayan Malhar Joshi, who is the leading member of the Servants of India Society, founded the Social Service League in 1911. The objective of the movement was to collect and study social facts and discuss the social problems with a view to form the public opinion on questions of the social service and to secure for the masses a better quality of life and work. The league opened a number of day and night schools, libraries, dispensaries, and started boys' club and scouts corps. With this, we have come to the end of this session. Thank you for watching till the end. Do not forget to subscribe to our channel to get the regular updates. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर योरसेल्फ। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स बाय फ्रीडम फाइटर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारकों के द्वारा लिखी गई हैं। ये पुस्तकें, ये बुक्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे एंड वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट बुक इज बंदी जीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन बाय सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल जी, जिन्हें काला पानी की सज़ा भी हुई। काला पानी की सज़ा मतलब इन्हें अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में भेजा गया। वहीं पर उन्होंने इस किताब को लिखा। रेवोल्यूशनरीज यानी जो क्रांतिकारी थे, इस किताब को अपनी गीता मानते थे। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सचिन सान्याल को अपना मेंटर मानते थे। क्लियर। सेकंड इज, ये तीनों किताबें द ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियाज फ्रीडम, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड, इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस, इस बुक के लेखक चित्तरंजन दास हैं। चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु भी बोलते हैं। इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट, गीतांजलि, होम ऑफ द वर्ल्ड, विसर्जन, द पोस्ट ऑफिस। इन सब किताबों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि, इस किताब के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता था। नेक्स्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन तीनों किताबों के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दी गई थी, इसीलिए विनायक दामोदर सावरकर, जो कि इस किताब के लेखक हैं, इन्होंने हस्तलिखित 3 प्रतिलिपियाँ, 3 कॉपी बना रखी थी पहले से ही। नेक्स्ट, अ नेशन इन द मेकिंग, रिटन बाय SN बनर्जी। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, बायोग्राफी ऑफ मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड कृष्णा। ये सब किताबें लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई, जो 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में दादा भाई नौरोजी, जो कि इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बताई है कि किस तरह से अंग्रेज़ भारत का पैसा इंग्लैंड ले जाते थे। नेक्स्ट, पख्तून इज़ रिटन बाय खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि भारत के विभाजन के खिलाफ थे एकदम, और बंटवारे के दौरान ये पाकिस्तान चले गए। बाद में इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, रिटन बाय सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, रिटन बाय भगत सिंह। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, द परसेप्ट ऑफ जेजस एंड अ गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और
सती प्रथा का अंत किया। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। अगली किताब कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी रिटन बाय सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट इंडिया डिवाइडेड रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगली जो किताबें हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंदू स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, विलेज स्वराज, ये सब किताबें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट लाइफ डिवाइन, लव एंड डेथ, लव एंड डेथ किताब जो कि महाभारत पर बेस्ड है, श्री औरबिंदो के द्वारा लिखी गई। अगली किताब आनंद मठ, इसी किताब से हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिया गया है, और सीताराम रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। अगली किताब द इंडियन स्ट्रगल, ये स्ट्रगल लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेना। एन इंडियन पिलग्रिम, ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। अगली द आर्किटिक होम इन वेदास और गीता रहस्य जिसे हम कर्मयोग भी बोलते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक जो कि इस किताब के लेखक हैं। बर्मा, जिसे हम वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, बर्मा के मांडले जेल में लिखी गई थी। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो कि क्रांतिकारी लिखा करते थे भारतीयों के लिए। पहली है जिसमें महात्मा गांधी के हैं, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सब महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाते थे। दूसरा अल हिलाल, अल बलाग, अबुल कलाम आज़ाद। तीसरा हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। और चौथा है मराठा और केसरी जो कि न्यूज़पेपर थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए जाते थे। ये आपका न्यूज़पेपर है केसरी। एंड नेक्स्ट प्रबुद्ध भारत एंड उद्बोधना रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। ये सब न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं जो कि उस समय लिखे जाते थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यह पहल आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। इस सीरीज का दूसरा विषय है इतिहास, और इतिहास के तहत दूसरा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख संगठन। इसके अंतर्गत पहला खंड है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। तो सबसे पहले इसमें हम कलकत्ता की संस्थाएं देखेंगे। बंग भाषा प्रकाशक सभा, जिसकी स्थापना 1836 में की गई थी। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, इसे जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर स्थापित किया गया। इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। अगला है इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में की गई थी। अब देखते हैं बॉम्बे की संस्थाएं। बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1867 में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग द्वारा 1885 में की गई थी। मद्रास की संस्थाओं की बात करें तो इसमें मद्रास महाजन सभा है, जिसकी स्थापना एम वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू द्वारा 1884 में की गई थी। अगला है लंदन की संस्था, इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शामिल है, जिसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अगला खंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहले हम इसका एक परिचय देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। A.O. ह्यूम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे। इस संस्था का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसकी स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो चलिए अब कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को देखते हैं।
इसमें पहला है अधिवेशन 1885। यह बम्बई में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। इसका महत्व यह है कि यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। अगला है अधिवेशन 1886। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। अगला है अधिवेशन 1887। इसका आयोजन मद्रास में किया गया और इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई। ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला है अधिवेशन 1888। इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। अगला है अधिवेशन 1890। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई। यह पहला मौका था जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। अगला है अधिवेशन 1896। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। अगला है अधिवेशन 1905। इसका आयोजन बनारस में किया गया और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई। इसके साथ स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। अगला है अधिवेशन 1906। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला है अधिवेशन 1907। इसका आयोजन सूरत में किया गया और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हो गया। अगला है अधिवेशन 1911। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। अगला है अधिवेशन 1915। इसका आयोजन बम्बई में किया गया और इसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। उस समय के बम्बई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला है अधिवेशन 1916। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में समझौता हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। अगला है अधिवेशन 1917। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगला है अधिवेशन 1920। इसका आयोजन नागपुर में किया गया और इसकी अध्यक्षता सी विजया राघवाचार्य द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। अगला है अधिवेशन 1922। इसका आयोजन गया में किया गया और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। अब देखते हैं अधिवेशन 1924। इसका आयोजन बेलगांव में किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। अगला है अधिवेशन 1925। इसका आयोजन कानपुर में किया गया और इसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि किसी कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अगला है अधिवेशन 1927। इसका आयोजन मद्रास में किया गया और इसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन 1929। इसका आयोजन लाहौर में किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अगला है अधिवेशन 1931। इसका आयोजन कराची में किया गया और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। अगला है अधिवेशन 1934। इसका आयोजन बम्बई में किया गया और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। अधिवेशन 1936। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। अधिवेशन 1937। इसका आयोजन फैजपुर में किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ।
अगला है अधिवेशन 1938। इस अधिवेशन का आयोजन हरिपुरा में किया गया और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। अगला है अधिवेशन 1939। इसका आयोजन त्रिपुरी में किया गया और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। लेकिन इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद ने आगे का काम अध्यक्ष के तौर पर किया। अगला है अधिवेशन 1940। इसका आयोजन रामगढ़ में किया गया और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला अधिवेशन है 1946 का, जिसका आयोजन मेरठ में किया गया और इसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी बने। जे.बी. कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए अब कांग्रेस से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। 1932 और 1933 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जेल में होने की वजह से उनकी जगह पर अमृत रणछोड़ दास सेठ और नलिनी सेन गुप्ता ने कार्यकारी अध्यक्षता की। 1930, 1935 और 1941 से 45 में कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित नहीं हुए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू 3-3 बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया, वहीं तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिया गया। कांग्रेस के संबंध में कुछ कथनों की बात करें तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन कर्जन का है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह बात बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कही गई है। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यह बात डफरिन द्वारा कही गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ, जिसका नाम है अन्य प्रमुख संस्थाएं। इसमें पहली है मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह और अन्य को माना जाता है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता बने। अगली है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में की गई और इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला है अकाली दल। इसकी स्थापना 1920 में की गई। इसके अंतर्गत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक और भ्रष्ट महंतों के चंगुल से मुक्त करना था। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में की गई और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में की गई और इसके संस्थापक शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल को माना जाता है। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई। और अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी घोषणा 1920 में M.N. रॉय द्वारा की गई थी। तो आज हम शुरू करना चाह रहे हैं इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल। बंगाल में जो गवर्नर थे कैसे थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल कैसे बने, वो सभी चीज़ों के वॉइस रॉय के बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब प्लासी का युद्ध हुआ 1957 में, तो क्या हुआ, बंगाल के एक गवर्नर को जो है इंडिया का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, तो उस श्रेणी में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल 1957 में जिसे बनाया गया वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। उन्होंने सिर्फ, उनका एक काम इम्पोर्टेंट है, उन्होंने क्या किया था, द्वैध शासन की शुरुआत की थी। फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी और जब वो रिटायर हो गए तो वापस इंग्लैंड जाके उन्होंने सुसाइड किया था। ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने जाके सुसाइड किया, वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। अब जो है 1757 से लेके 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट तक गवर्नर ऑफ बंगाल जो है सबसे बड़ा था। ठीक है, लेकिन 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट
से जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वो चला 1773 से 1833 तक। अब इसको 1733 1833 तक के जो गवर्नर जनरल है उनको याद करने की एक ट्रिक है, हेस कॉर्न वेले मेंटो हेस, हेस कॉर्न वेले मिंटो हेस, हेस कॉर्न वेले मिंटो हेस, हेस कॉर्न वेले मिंटो हेस। हेस से हो गया वॉरेन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, 1973 से 85 चला, 1773 से 85 चला। फिर हेस कॉर्न वेले मिंटो हेस, हेस कॉर्न, कॉर्न से हो गया कॉर्न वॉलिस, वेले से हो गया वेलिजली, मिंटो से हो गया लॉर्ड मिंटो, हेस से हो गया हेस्टिंग, फिर से दूसरे हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वो जो है 1813 से 23 तक रहे, उसके बाद की इम्पोर्टेंट है 33 तक। ठीक है, ये है जो फर्स्ट थे हमारे हेस, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। वॉरेन हेस्टिंग जो 1773 से 85 तक रहे, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया इनके टाइम में, और गवर्नर जनरल का पद बना, जिस गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद बना। और इनके ही समय में पिट्स इंडिया एक्ट आया, बंगाल गजट न्यूज़पेपर चला, द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, द्वैध शासन का इन्होंने समापन किया, और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बनाया, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बनाया गया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनके टाइम में बनी, और सगौली की संधि 1816 सगौली की संधि इनके टाइम में हुई, और रैतवाड़ी बंदोबस्ती जो मद्रास में चली वो इन्होंने चलाई। ठीक है, रैतवाड़ी बंदोबस्ती इन्होंने चलाई। और यूरोप में एक वॉर हुई थी, नेपोलियन वॉर, नेपोलियन का उदय हुआ था जो है ना यूरोप में, इनके ही टाइम में होगा, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। ठीक है, और सेकंड आएंगे अब कॉर्नवालिस, क्योंकि हेस कॉर्न वैली मिंटो हेस है ना, हेस कॉर्न, कॉर्न से आगे कॉर्नवालिस 86 से 93 तक था। इन्हें जो है सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है, तथा इनको बंगाल में स्थायी बंदोबस्ती की इन्होंने, बंगाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्ती की, इनके बारे में यही है। और वैली जली जो है 1998 से 1798 से 1805 तक थे, इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, वैली जली का एक ही काम रखना याद, सहायक संधि का सिद्धांत, सहायक संधि की नीति जो सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, जिसको सब्सिडरी अलायंस की नीति जो है वैली जली नीति थी। मिंटो का सिर्फ नाम याद रखना है, मिंटो भी था कोई, और हेस्टिंग्स का भी नाम याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स भी था 1813 से 23 तक। एक वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक जो है लास्ट में बना था हेस्टिंग। ठीक है, ओके, ये थे सारे। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, शॉर्ट, हेस कॉर्न वे मिंटो हेस। ओके, अब हम जो है सेकंड पार्ट में चले गए हैं। हमने पहले पढ़ा 1773 से 1833 तक के बंगाल के गवर्नर जनरल, लेकिन 1833 का जो चार्टर था उसमें जो है जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसका पद हटा के भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद की घोषणा की। ठीक है, अब इसमें क्या थे, विलियम बेंटिक जो है ना, विलियम बेंटिक का शासनकाल क्या था, 1828 से 1835 तक का था। लेकिन 1833 में जो क्या हुआ, चार्टर एक्ट है जिसमें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो है हटा दिया करके इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो विलियम बेंटिक जो 1828 से लेके 1833 तक तो जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरह बने रहे। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरह, लेकिन 1833 से लेके 35 तक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, क्योंकि उनका शासनकाल जो है 1828 से लेके 35 तक का था। ठीक है, उन्होंने काम क्या क्या किए, अब सॉरी इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रिक है जो है 1833 से 1857 के रिवॉल्ट तक के जो है इंडिया का गवर्नर जनरल बन रहा, उसकी ट्रिक थी, विलियम मटका लेके आया और बोला ये डल झील है। क्या हुआ कि इतनी सिंपल सी ट्रिक है, विलियम मटका लेके आया और बोला कि ये डल झील है, विलियम मटका लेके आया और बोला ये डल झील है। अब विलियम जो है, विलियम क्या है, विलियम बेंटिक, जिसकी हमने बात की अभी, 1828 से 35 तक का कार्यकाल था। दूसरा था मटका,
विलियम मटका लेके आया। तो मटका क्या है, मटके में है मेटकॉफ, 35 से 36 तक का था। मेटकॉफ के बाद आया था आया में क्या आना था, ऑकलैंड ऑकलैंड है, 36 से 42 तक का शासनकाल था इसका। और वेले ये डल झील है, बोला ये डल झील है। डल झील का क्या, डलहौजी आएगा 48 से 56 तक का। इतने ही इंपॉर्टेंट याद रखने। तो इसकी ट्रिक क्या है, विलियम मटका लेके आया और बोला ये डल झील है। पहले क्या है, विलियम बेंटिक के बारे में बात करते हैं। 1800 से 28 से 35 तक था, लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बैन की दो चीजें, सती प्रथा को रोका 1829 में और ठगी प्रथा को रोका 1830 में। दो काम किए इन्होंने, यही दो रखने हैं, सती प्रथा को रोका 29 में और ठगी प्रथा को रोका 30 में। ठीक है, विलियम बेंटिक के बारे में तो यही चीज है। अब चलते हैं मेटकॉफ के बारे में कुछ नहीं रखना है याद, क्योंकि इसके उन्होंने उतना खास नहीं किया था, 35-36 के बीच थे। उसके बाद आया क्या था, ऑकलैंड जो है, जो टनल भी है शिमला में, ऑकलैंड 36 से 42 तक थे, 1836 से 42 तक कुछ खास नहीं किया, बस ये याद रखना है। और डल झील क्या है, अब डलहौजी आ गया। ठीक है, डलहौजी जो है 48 से 56 तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है डलहौजी को। व्यवगत का सिद्धांत जो उन्होंने, झांसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं जिसको, झांसी अवध वगैरह आया था जिसके अंडर, वो इन्होंने दिया था। और क्या, आधुनिक भारत का निर्माण, व्यवगत का सिद्धांत, सरकारी कॉलेज खोले थे उन्होंने काफी सारे, और स्थानीय भाषा में भी उन्होंने काफी स्कूल खोले थे। और उन्होंने और क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 वो किया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो सती प्रथा रोकी थी वो रोकी थी विलियम बेंटिक ने 1829 में। ठीक है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में किसने लाया था, डलहौजी ने लाया था। ठीक है, एंड उन्होंने क्या, गंगा नहर भी खोली थी, पेशवाओं की पेंशन समाप्त की थी, जिसकी वजह से बाद में 1857 में गड़बड़ी हुई थी। और फर्स्ट रेलवे लाइन खुली थी 53 में। और टेलीग्राफ और डाक सुधार भी किए थे उन्होंने, टेलीग्राफ डाक सुधार, क्योंकि उनको आधुनिक भारत का निर्माता इसलिए कहते हैं क्योंकि रेलवे लाइन सुधारित, उन्होंने टेलीग्राफ और डाक सुधार किए थे, गंगा नहर खुली थी, पेशों की समाप्त की थी, और जो कुछ जो गड़बड़ थी उनकी वजह से भी काफ़ी सारी गड़बड़े जो है 1857 की क्रांति के कारण बने, उनकी द्वारा काफ़ी सारे किए गए काम। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड। अब अगले में देखेगा हम 1857 से 1900 तक के वॉइस रॉय। अब ये थर्ड आया क्या, कैनिंग जो ये है कि 1857 से 1900 तक के वॉइस रॉय है। अब क्या हुआ, 1857 के जो विद्रोह हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का नाम बदल के वॉइस रॉय रख लिया गया। ठीक है, 1858 का जो एक्ट आया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें इसकी शॉर्टकट क्या है, कैनिंग बोला मेयो लिटरी डफर 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 है। एंड कैनिंग जो है फर्स्ट था 1856 से 58 तक जो लास्ट गवर्नर जनरल रहा, और 1858 से 62 तक वॉइस रॉय रहा फर्स्ट। ठीक है, कैनिंग जो है 1856 से 62 तक रहा। ठीक है, इसके ही टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ और 1859 में यूरोपियों का सैनिक श्वेत विद्रोह हुआ। ठीक है, इसी टाइम में श्वेत विद्रोह भी हुआ। नागरिक विधि संहिता सिटीजनशिप बिल जो है 59 में 1859 में इसके टाइम में हुआ था। और आईपीसी 1860 में इसके ही टाइप था, भारतीय दंड संहिता बोलते आईपीसी को। और पुलिस विभाग का गठन जो है 1861 में हुआ। सिविल सर्विस एक्ट हुआ इसी के टाइम में है। ठीक है, कैनिंग बोला ये सब कुछ था कैनिंग। अब मेयो क्या था, मेयो जो 69 से 72 तक का था, 69 to 72। इसने जो है जनगणना सर्वेक्षण किया था सबसे पहले, और प्रथम जनगणना 1871 में इसी के टाइम में थी। और मेयो कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में, एकमात्र था जिसकी हत्या जो शासनकाल में हुई, एकमात्र वॉइस रॉय थे जिसकी शासनकाल में ही हत्या की गई। ये नहीं पता किसके द्वारा, देखना पड़ेगा ये।
एंड मेयो, अब लिटरी आ गया। कैनिंग बोला मेयो लिटरी डफर है। लिटरी क्या हो गया, लिटन 76 से 80। लिटन ने क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में, और आर्म एक्ट जो है 78 में है। उसके टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 78 में, और आर्म्स एक्ट भी आया 78 में ही, ठीक है। इसके बाद लिटरी का जो है लिट जो है लिटन है, री जो है रिपन है। रिपन जो है जिस हॉस्पिटल भी शिमला में, तो 80 से 84 तक का था उसका शासनकाल। फर्स्ट कारखाना अधिनियम जो है 1881 में। उसके टाइम में बोला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने शुरू किया था उसकी समाप्ति जो है रिपन ने की, ठीक है। और इल्बर्ट बिल लाया 83 में, और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया उसने, ठीक है। स्थानीय स्वशासन लाया उसने, इल्बर्ट बिल 83 में, कारखाना अधिनियम 81 में, वर्नाकुलर की समाप्ति की किसने, रिपन ने। और डफर आ गया, डफरिन ने क्या किया 1884 से 88 तक का, तो उसका कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई किसके टाइम में, डफरिन के टाइम में। तो इसका शॉर्टकट क्या है, कैनिंग बोला मेयो लिटरी डफर है। कैनिंग बोला मेयो लिटरी डफर है। कैनिंग से तो लॉर्ड कैनिंग हो गया। बोला मेयो क्या हो गया, मेयो जो है। उसके बाद हो गया लिटरी से लिटन और रिपन, और उसके बाद डफर हेड से डफरिन आ गया, ठीक है। ये थे हमारे 1857 से 1900 तक के सभी वाइसरॉय। अब जो है नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्या, 1900 से 1947 तक के वाइसरॉय। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कर्ज मिलते ही केमिस्ट रेना इरविन और विलिंग को लेकर वे माउंट एवरेस्ट पर चलेंगे। क्या हुआ, कर्ज मिलते ही केमिस्ट रेना इरविन और विलिंग को लेकर वे माउंट एवरेस्ट पर गई। किसको लेके, इरविन और विलिंग को लेके। कौन गई, केमिस्ट रेना। क्या हुआ, कर्ज मिलते ही केमिस्ट रेना इरविन और विलिंग को लेकर वे माउंट एवरेस्ट पर चले गए, ठीक है। अब चौथा, ये कब से कब तक के, 1900 से लेकर 1947 तक के जो है सभी वाइसरॉय है, ठीक है। अब कर्ज मिलते ही में क्या क्या आएगी, कर्ज में आएगा कर्जन 1905 से 1900 से 1905, इसमें सिंपल से है 1900 से 1905। मिलते ही आएगा मिंटो 5 से 10, और ही से आएगा हार्डिंग 10 से 16, केमिस्ट से आएगा चेम्सफोर्ड 16 से 21, ठीक है। और कर्ज मिलते ही केमिस्ट रीना इरविन और विलिंग को लेकर, केमिस्ट से क्या आ गया, चेम्सफोर्ड 21 से 16 से 21, और रीना हो गए रीना से आ गया रीडिंग 21 से 26, और फिर इरविन आ गया इरविन और विलिंग को लेके, इरविन आ गया 26 से 31, और विलिंग आ गया 31 से 36, ठीक है। को लेकर आ गया लिग्लिथ को लेकर वे क्या आ गए, वेबल 44 से 47, जो लिग्लिथ को था 36 से 44 था, और वेबल जो है 44 से 47 आ गया। वे माउंट एवरेस्ट क्या, माउंट आ गया माउंट ब्रिटेन 47 से 48, स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान मिला दिया उनके साथ, ठीक है। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के बाद जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल जो माउंट ब्रिटेन रहे, सेकंड गवर्नर जनरल सी रंगगोपालाचार्य रहे, फर्स्ट इंडियन थे जो सेकंड गवर्नर जनरल रहे। 1952 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब क्या है, कर्ज मिलते ही केमिस्ट ने इरविन और विलिंग को लेकर वे माउंट एवरेस्ट पर गए, ठीक है। कर्ज आ गया कर्जन 1900 से 1905 तक के, उसमें कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन और रेलवे बोर्ड का बना, दोनों ही जो है 1905 में बने, ठीक है। मिलते आ गया मिंटो का कुछ खास नहीं है, 5 से 10 के बीच है, ठीक है। ही से हो गया हार्डिंग 10 से 16 है। कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया किसके टाइम में, हार्डिंग टाइम 1911 में। हिंदू महासभा 1915 में बनी उनके टाइम में। वर्ल्ड वॉर 1 उनके ही टाइम में शुरू हुआ। बंगाल विभाजन को रद्द भी जो है हार्डिंग के टाइम में ही किया गया। शायद मिंटो के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था 1907 में शायद, है ना। हाँ, तो बंगाल विभाजन रद्द किस में किया, हार्डिंग के टाइम में किया, ठीक है। कर्जन 1900 से 1905, मिंटो 1905 से 10, हार्डिंग जो है 10 से 16। अब 16 से 21 आएगा, 21 को वो केमिस्ट क्या, चेम्सफोर्ड में जो होम रूल लीग बनी। लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। गांधी जी के आंदोलन, चंपारण जो बारदोली सत्याग्रह है,
खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण, जो ये थे ना 3 मूवमेंट हुए जो गांधी जी के चेम्सफोर्ड के टाइम में हुए। और मोंटेग्यू घोषणा, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा हुई थी वो चेम्सफोर्ड के नाम पे हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके ही टाइम में था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उसके ही कारण में हुआ था, चेम्सफोर्ड के टाइम में। ठीक है, चेम्सफोर्ड 16 से 21 तक का था। ठीक है, फिर आएगी रीडिंग आएगा 21 से 26। मुपला विद्रोह 21। भारत में सिविल सेवा की परीक्षा 23 में हुई। सिविल सेवा की परीक्षा 23 में शुरू हुई। ठीक है, इरविन 26 से 31 था। साइमन कमीशन बना, इरविन के टाइम में साइमन कमीशन बना। और विलिंग जो है विलिंगटन हो गया 31 से 36 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विलिंगटन के टाइम में आया। और को लेकर जो है लिन लिथगो जो है 36 से 44 तक आया। लिन लिथगो जो है 36 से 44 तक आया। लिन लिथगो के टाइम में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन और वर्ल्ड वॉर 2 चला लिथगो के टाइम में। ठीक है, लेकर जो है लिथगो 36 से 44। और वे से लेकर भी माउंट एवरेस्ट का है। वे से जो वेवेल 44 से 37, वेवेल के टाइम में वेवेल योजना वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें आई थी। और माउंट एवरेस्ट जो है 1947-48 तक रहे। वो स्वतंत्र का टाइम में वही थे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान का जो है उन्होंने जो है पाकिस्तान इंडिया का विभाजन के टाइम में भी वही थे माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद जो है हम इंडिया के तो फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने और पाकिस्तान के जो है जिन्ना बने। ठीक है, और सेकंड गवर्नर जनरल जो है श्रीरंग राजगोपालाचार्य बने, जो पहले इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने। 1952 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके फिर जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद। तो ये स्टोरी थी। और ये कर्ज मिलते ही केमिस्ट रीना इरविन और विलिंग को लेकर वे माउंट एवरेस्ट गए। इसमें सिंपल सी डेटे रखनी है। कर्जन से 1900 से 1905 थे। फिर मिंटो 5 से 10 थे। हार्डिंग 10 से 16 थे। केमिस्ट जो है 16 से 21 थी। रीडिंग 21 से 26 थी। इरविन 26 से 31 थी। विलिंग 31 से 36 थे। लिगलिथ को 36 से 44, वेवेल 44 से 47, माउंटबेटन 47-48। ठीक है, ये सारे थे हमारे 1900 से 1947 50-52 तक के जो है भी वॉइस रॉयल थे हमारे इतिहास में। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक जो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है। ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आएगा। उसको बार बार देखिएगा, वीडियो को काफ़ी अच्छी बनी है, इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है।